जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत यूपीएसआई को टारगेट करते हुए हम यहाँ हिंदी के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। एक ऐसा बैच जिसमें जो 40 क्वेश्चंस आपके आने हैं यूपीएसआई के अंतर्गत हिंदी के 100 मार्क्स के, उसके सिलेबस को हम पहले समझेंगे और उसके बाद ग्रुप में डिवाइड करके सारी चीजों को टू द पॉइंट प्यारे दोस्तों हम यहाँ पे रखेंगे। इसके अंतर्गत हमारा एक ही मोटिव है कि जो यहाँ बोर्ड पे चीजें हम यहाँ लिखेंगे उसी के अंतर्गत से आपके 40 के 40 क्वेश्चंस आपको पेपर में मिले और आप हिंदी में 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स लाके फाइनली हिंदी के दम पे आपका सिलेक्शन हो। इसमें प्यारे दोस्तों कोई अतिशोक्ति नहीं है कि आप हिंदी में 40 के 40 क्वेश्चन सही कर सकते हो या नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पिछली तमाम भर्तियों में हिंदी के सभी क्वेश्चनों को सही करके फाइनल मेरिट में हिंदी के दम पे जगह बनाई है। हिंदी में 30 क्वेश्चन से सब करके आएंगे, 40 में से मुद्दा ये है कि 30 से ऊपर का स्कोर किसका है और उसी के लिए हम यहाँ पे ये मेहनत आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपने हिंदी अनेक प्रकार से, अनेक किताबों से, अनेक ढंग से, अनेक यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अनेक टीचरों से पहले भी पढ़ी हो, लेकिन यहाँ हिंदी में हर टॉपिक में 50% से ज्यादा चीजें आपको अलग मिलेगी ताकि हर तरह की क्वेश्चन की वैरायटी को आप कंप्लीट करके अपनी परीक्षाओं में जाएं। आपकी परीक्षा ऑफलाइन होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑलरेडी नोटिफिकेशन जो आया है उसके अंतर्गत वो सारी चीजें रख दी गई है, लेकिन अलग अलग शिफ्ट में होगी, नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन में ये आपको ध्यान रखना है टोटल क्वेश्चन आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से कितने आपने गलत किए हैं, आपकी शिफ्ट में पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था वो क्या रहा, उन सबको ध्यान में रख के नॉर्मलाइजेशन का असर आप लोगों पे पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि हमें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सही भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ज्यादा गलत कर देते हो तो उसका भी असर नॉर्मलाइजेशन में होता है। तो आपकी जो परीक्षा होगी उसमें आपका पेपर इजी भी हो सकता है बाकी शिफ्ट के मुकाबले, या फिर टफ भी हो सकता है। और वो इजी और टफ जो बनेगा वो किसी एक सब्जेक्ट के दम पे नहीं होगा, पूरा ऑल ओवर पेपर देखा जाता है कि उसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस या हिंदी का लेवल जा रहा था। तो उस नॉर्मलाइजेशन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स यहाँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों पहले आज हम यहाँ पे चीजें शुरू करेंगे आपके सिलेबस से रिगार्डिंग। तो यूपीएसआई 2025 की भर्ती है, इसका एग्जाम 2026 के अंतर्गत होगा। वो जनवरी फरवरी में मेरी उम्मीद है कि आपका एग्जाम हो जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत हिंदी पाठ्यक्रम पहला टॉपिक है आपका हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं का जो क्वेश्चंस हैं वो 1 से 2% अलग अलग शिफ्ट में यहाँ देखने को मिलेंगे। तो 1 से 2% जो आने हैं इसमें वो कहां से आएंगे? एक क्वेश्चन आपका लिपि से रिलेटेड हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ बोली, उपबोली का हो सकता है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ भाषा, उपभाषा, विभाषा, मातृभाषा, त्रिभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा से हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है जी। भारतीय आर्य भाषाएं, भारतीय आर्य भाषाएं, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में हिंदी, भारतीय संविधान में हिंदी और भाषा परिवार। यार दोस्तों ये 6 सेक्शन इसके अंदर है, इसमें से आपके 1 से लेके 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर ही, क्योंकि रीजन क्या, मैं तो अपने तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। गुरु को मैं टॉपिक को डिवाइड कर, जैसे मुझे क्रिया पढ़ानी है उस क्रिया से पहले मुझे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके क्रिया समझ में आएगी। लेकिन मैं इस बैच के अंतर्गत आपके उस यूपीएसआई के सिलेबस के अनुसार चलूंगा जो भर्ती बोर्ड ने ऑलरेडी आपके सिलेबस के अंतर्गत दिया है। आपको इसको अपनी खुद की हैंड राइटिंग में कम से कम 3 जगह आपको लिखकर लगाना है। एक आपको लगाना है प्यारे दोस्तों अपने सामने जो आपका स्टडी रूम है, जहां आपकी लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में जिस डेस्क पे बैठ के आप पढ़ते हो वहां हिंदी का सिलेबस आपकी खुद की हैंड राइटिंग में लगा होना चाहिए। साउंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, आपको अपने मोबाइल में या जो भी जहां आप क्लास देख रहे हो वहां से आप साउंड बढ़ाइए, ठीक है। बाकी सारे बच्चे को ऑलरेडी साउंड अच्छी तरीके से आ रही है। जब यहाँ टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम होती है इस चीज का आपको ध्यान रखना, जो हमारी टेक्निकल टीम है वो आपको मैसेज भी दे देती है और साथ ही साथ उस प्रॉब्लम को सही कर देती है। जिन बच्चों को दिक्कत है, नेटवर्क इशू हो सकता है उनके एरिया में, ठीक है, या उनके मोबाइल की खुद वैल्यू जो है वो कम है, उनको बढ़ाना है। अगर किसी भी बच्चे को या सभी स्टूडेंटों को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भेज सकता है, लेकिन पहले अपनी चीजों को दुरुस्त करोगे, अपनी चीजों को जांचोगे, परखोगे, तब यहाँ पे आप कमेंट करोगे किसी भी चीज के लिए। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन की तैयारी।
क्या दोस्तों अनेक शिफ्ट में हो सकता है 2-2 क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आपकी जो शिफ्ट है मिनिमम 8 मैक्सिमम 10 शिफ्ट आपकी रहेगी। जिस तरीके से यहाँ फार्म जाएंगे उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि लिपि, बोली, उपबोली, भाषा, उपभाषा, विभाषा, मातृभाषा, त्रिभाषा, राजभाषा, राजभाषा, भारतीय आर्य भाषाएं, भारतीय संविधान में हिंदी और भाषा परिवार, ये आपको अब हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में पढ़ना है। अब मुद्दे की चीज ये है कि वहां केवल ये लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, ठीक है जी, आपके सिलेबस में वहां क्या लिखा हुआ है जी, चलो हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। एक बार मैं टेक्निकल टीम को फोन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए। एक बार आप लोग ही बता दीजिए अगर आपका साउंड बिल्कुल सही पहुंच रही है और आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो आप में से कुछ स्टूडेंट एक बार ओके कीजिए इसकी, ठीक है जी, सब कुछ क्लियर है यहाँ पे, थैंक यू। तो आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, इन 6 सेक्शनों को पढ़कर आप 1 से 2 क्वेश्चन की तैयारी करोगे। अब मुद्दा क्या था हमारे और आपके लेवल पे, मुद्दा ये था, उन्होंने लिख दिया हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। अब इसी हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के अंतर्गत, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है ये किसी ने नहीं बताया, ठीक है। ये 1 से 2 क्वेश्चंस की वैरायटी क्वेश्चंस की क्या होगी ये किसी को नहीं पता। अब ये तो पता है कि पहला टॉपिक आपका हिंदी एवं भारतीय भाषा है, लेकिन इसके अंतर्गत जो सब टॉपिक है वो कितने हैं और इनको तैयार करके आप कितने क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं, ये मुद्दा है। और यही कारण है कि मैं 40 के 40 क्वेश्चंस का दावा करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुए भी आपको पेपर में मिलेंगे और आप सही भी करके आओगे। उसका रीजन ये है कि जब हम कुछ छोड़ते ही नहीं है, जब हम हर चीज को लॉजिकली सीक्वेंस में लेके आगे बढ़ेंगे और हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी को अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर वहां पे भी पैरेंट्स को आप सही करके आओगे। इसके बाद बात करते हैं दूसरा जो है आपका सेक्शन, वो है यहाँ हिंदी व्याकरण। इसका हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपको जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ने हैं वो है, पहला जो ग्रुप बनाया आपका, इसको ग्रुप नंबर 1, और इस ग्रुप नंबर 1 के अंतर्गत हम यहाँ पर एक टॉपिक लेंगे वर्णमाला, दूसरा टॉपिक संधि, तीसरा उपसर्ग, चौथा प्रत्यय और 5वां टॉपिक लेंगे। ये इनका सीक्वेंस, ये क्या है जी, इनका सीक्वेंस। और इस ग्रुप का जो रोल रहना है वो रहेगा फिर दोस्तों आपकी परीक्षा में 2 से लेके 4 क्वेश्चन। मैं मिनिमम और मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम हर शिफ्ट में 2, मैक्सिमम 4, किसी शिफ्ट में 4 आएंगे, किसी में 3 आएंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें से एक का क्वेश्चन आएगा। तो मिनिमम 2 से लेके 4%। पहले बातों को ध्यान से सुनेंगे, आपको बहुत सारी दिक्कतें हैं, पढ़ना शुरू किया नहीं है तो उससे पहले आपको समस्याएं होने लगी। किसी को टेलीग्राम ग्रुप चाहिए, किसी को यूट्यूब सेशन की क्लास चाहिए, आपके बिना कहे बिना मांगे टाइमली सारी चीज आप तक पहुंच जाएगी। आपका फोकस ये होना चाहिए आज का कि आज हमें अपना सिलेबस समझना है कि आखिरकार 40 क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पहले से तैयार है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 40 में से 30 क्वेश्चन तैयार कर चुके हो, लेकिन तमाम इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे टॉपिक में, चाहे हिंदी व्याकरण हो, हिंदी साहित्य हो, काव्य शास्त्र हो या हिंदी शब्दावली, इसमें दिक्कत रहती है। हमारी जो यहाँ मेहनत हो रही है ना, केवल 10 क्वेश्चन के लिए हो रही है। फाइनल सिलेक्शन कौन लेगा? फाइनल सिलेक्शन वो लेगा प्यारे दोस्तों जो 40 में से 35 प्लस क्वेश्चन यहाँ करेंगे। अगर आप हिंदी में 35 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो 5 क्वेश्चन, क्योंकि 30 तो सब कर रहे हैं, तो मुझे भी पता है 40 में से 30 तो सब कर रहे हैं जो भी भर्ती होना चाहता है, जिन्होंने तैयारी की है, लेकिन 40 में से 30 करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, चाहे आपका मैथ कितना भी अच्छा हो, रीजनिंग कितनी भी अच्छी हो। मैटर ये करता है कि मैथ के भी क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं, जो केवल 5% स्टूडेंट ही कर पाते हैं, वो कौन से 5% बच्चे हैं। हिंदी के वे क्वेश्चंस जो केवल 10 क्वेश्चंस हैं, जो 31 से लेके प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना 40 तक है, ये कौन क्वेश्चन कर पाते हैं, मेरिट तो ये तय करें। तो यहाँ जो हमारी लड़ाई है, इसको जो ग्रुप को समझने, जिसका कितना वेटेज है, वो केवल लड़ाई इसी चीज की है कि हमें अपने 10 क्वेश्चन तैयार करने। अब ये 35 वाले भी मेरिट में है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कौन ले जाएगा? जो 35 से आगे बढ़े। और ये जब नेगेटिव मार्किंग ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, फिर आपको अपना इसको यहाँ पहुंचाना पड़ेगा। आप अगर हल्के में ले रहे हो कि नहीं जी ये तो 30 भी अगर कर लिया तो इसमें हिंदी में बहुत बड़ी बात है, फिर तो 30 तो हर कोई बच्चा करके आएगा जिसको सिलेक्शन चाहिए, ठीक, क्योंकि 25 क्वेश्चन तो इसमें बेहद आसान हो, जो एक भी दिन नहीं पड़ेगा, आज से आप क्लास छोड़ दो, 25 क्वेश्चन तो वो भी करके आएगा जो डायरेक्ट पेपर देने जाएगा। मुद्दा है फाइनल मेरिट को तय करने वाले क्वेश्चंस का। अब ये किस टॉपिक के होंगे ये ना आपको पता है और ना भी मुझे पता है, तो इसलिए हमें अपने सिलेबस को इतनी बारीकी से समझना पड़ेगा, इतनी शिद्दत से समझना पड़ेगा कि हमारे जो 2 से 4 क्वेश्चन, इसलिए तो कह रहा हूँ 40 क्वेश्चन तैयारी हमारी हो जाएंगे। जब हमें ये पता है मिनिमम 2 क्वेश्चन आने, तो हमें वर्णमाला, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी से बनने वाली हर तरह की क्वेश्चन की वैरायटी को कंप्लीट करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 5 टॉपिक है, 2 से लेकर प्यारे दोस्तों 4। तो ग्रुप नंबर 2 पे आ जाइए। ग्रुप नंबर 2 हमें ये बता रहा है, जिसको हम सेक्शन भी कह सकते हैं, ग्रुप के स्थान पर इकाई यूनिट भी कह सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 का जो रोल रहेगा, ठीक है, इसके अंतर्गत जो टॉपिक है हमारे, एक तो है प्यारे दोस्तों यहाँ विराम चिन्ह, दूसरा कारक चिन्ह, इसी कारक चिन्ह को हम प्रसंग भी कहते हैं, तीसरा समास, चौथा लिंग और 5वां है वचन। अब इसका जो रोल रहना है वो रहेगा प्यारे दोस्तों 4 से लेके 5%। विराम चिन्ह, कारक चिन्ह, समास, लिंग और वचन 5 टॉपिक है।
ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें वचन लिंग ना पूछा, कई बार लिंग और वचन का एक ही पूछ लेता है। समास आएगा, एक कारक आएगा, विराम चिन्ह का जरूर लेगा। तो ये 4 से लेके 5 प्रश्नों का रोल आपका किसका है? ग्रुप नंबर 2। तो इसमें कितने टॉपिक है? 5 टॉपिक है। इसमें कितने टॉपिक है? 5 टॉपिक है। तो इसी तरीके से हमने ग्रुप अलग अलग सेक्शनों में, इनको में हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं। इसके बाद प्यारे दोस्तों आप आ जाओ ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 के अंतर्गत आपके जो टॉपिक रहेंगे वो है तत्सम और अद्भुत, देशी विदेशी, संकर शब्द। अगर युद्ध जीतना है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होती है प्लानिंग, ठीक है। वो बड़ा रोल होता है। आपने तो देखा होगा चाइना के पास हथियार थे, अमेरिका के पास हथियार थे, पाकिस्तान के पास थे, उनके पास सारे खुफिया इनपुट थे, लेकिन फिर भी बाजी मार दे गया इंडिया। उसका रीजन ये है कि सबसे बड़ी अंदर की बात बताओ, बाकी तो आपने सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज सुन ली हो। हुआ क्या, अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, चाइना सपोर्ट कर रहा था, चाइना तुर्की के हथियार यूज हो रहे थे, और टोटल टेक्नोलॉजी और जो यूज हो रही थी, जो परमाणु बम की व्यवस्था पाकिस्तान के अंदर है, वो अमेरिका की देन है। तो भारत जब वहां पहुंच गया जहां से परमाणु जो हथियार हैं, ये परमाणु बम जो रखते हैं, जब वहां ब्रह्मोस का प्रयोग किया गया तो अमेरिका एकदम पका गया कि ये वहां तक इनको ये खुफिया इनपुट इनके पास कैसे है। उसके बाद भारत की जो भी चीजें उधर गई हैं वो चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्की सबकी बदौलत वो उस तक पहुंचे नहीं पाया। हम अंदर जाके घुस के मारे और उसके बावजूद भी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं। भारत ये बता नहीं सकता, भारत पाकिस्तान को धमकी दे सकता है, लेकिन भारत डायरेक्ट चाइना और अमेरिका को धमकी नहीं दे सकता। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो ओपनली नहीं बताई जाती है। तो उस युद्ध को जीतने में सबसे बड़ी भूमिका हथियारों ने नहीं निभाई, सबसे बड़ी भूमिका निभाई योजना ने, सबसे बड़ी भूमिका निभाई प्लानिंग ने, सबसे बड़ी भूमिका निभाई रणनीति ने। आपके पास जो ये वैकेंसी है, तो ये वैकेंसी तो कम है फॉर्म भरने के हिसाब से, भाई कम से कम मेरे हिसाब से 25 लाख फॉर्म जाए, और जब 25 लाख फॉर्म जा रहे हैं और आपके पास तो वैकेंसी 4,500 के आसपास है, तो उसमें ये मान के चलो कि एवरेज 500 स्टूडेंट पे बच्चा एक सीट फाइट कर रहा है, तो आपको लगभग 450 से 500 बच्चे बीट करने पड़ेंगे, तब आपका नंबर आएगा। तो इसमें तैयारी तो सब करेंगे, पढ़ेंगे भी सब अच्छे टीचरों से। अब आपकी अगर रणनीति अलग हटके हैं और वो बेस्ट है तो आपका सिलेक्शन होगा। तो पढ़ने के घंटों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस प्लानिंग के साथ यहाँ चीजों को अचीव कर रहे हो। तो इसलिए प्लानिंग आपकी अगर बेस्ट रही, पढ़ने के तरीके अगर दूसरों से डिफरेंट रहे और मैक्सिमम आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो सिलेक्शन 100% आपका ही होगा। लेकिन अगर आप पढ़ने के घंटे जोड़ रहे हो कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, बाकी कितने घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, कितने फॉर्म गए हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा, वे सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपने दिमाग में नहीं लाने। आपको आज अपने प्लानिंग पे आपको डिस्कशन करना है और फाइनली ये तय करना है कि आखिरकार हमें कौन से टॉपिक के अंतर्गत किस तरह के क्वेश्चन की वैरायटी और कितने सब टॉपिक को पढ़ना है। इसके साथ यहाँ पर तीसरा है प्यारे दोस्तों हमारा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके बाद यहाँ पे टॉपिक है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और यहाँ पे पांचवा जो है वो है अव्यय और नहीं। अब इससे जो क्वेश्चन आने हैं वो आएंगे 5 से लेके 8% अकेले आपके इस वाले ग्रुप से। उसका रीजन ये है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्रिया आपने लिखवाते हैं, कोई पेपर ऐसा हुआ है जिसमें इससे क्वेश्चन ना हो। तत्सम तद्भव को पूछेगा, एक तत्सम तद्भव का क्वेश्चन ले लिया, एक क्वेश्चन हमने देशी विदेशी संकर और योग रूढ़ से ले लिया, एक और एक दो, इसके बाद 3 4 5 और एक 6 7 और एक 8। तो मैक्सिमम 8 और मिनिमम कितने क्वेश्चन हैं, यानी कि सबसे बड़ी भूमिका जो निभा रहा है वो ये वाला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3। और जब हम इनको पढ़ेंगे तो इनको हमें एक साथ पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, इनको हमें क्या है एक साथ पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 4 के अंतर्गत आपको जो टॉपिक देखने हैं वो टॉपिक है आपके वाक्य, वाच्य, पाद, वर्ती और पक्ष। अब यहां से जो क्वेश्चंस आने हैं ये क्वेश्चन आएंगे आपके 3 से 4%। ग्रुप नंबर ये आपका वाक्य से जुड़ा हुआ है, वाक्य, वाच्य, काल, वर्ती, पक्ष, इनका सीक्वेंस भी है। वर्ती पक्ष तब तक समझ में नहीं आएगा जब आप वाक्य और काल नहीं समझ लोगे, वाच्य तब तक समझ में नहीं आएगा जब वाक्य नहीं समझ लोगे, काल तब तक समझ में नहीं आएगा जब वाक्य और वाच्य नहीं समझ लोगे। इनका सबसे बड़ी बात है सीक्वेंस। आपके सिलेबस में सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है, आपके सिलेबस में लिख दिया कि व्याकरण के ये टॉपिक है, हिंदी शब्दावली के अंदर ये पूछा जाएगा, काव्य शास्त्र के अंदर है, हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं से क्वेश्चन होगा, लेकिन कौन सा आपको हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं के अंदर टॉपिक से टॉपिक पढ़ने वो क्लियर नहीं। तो ये आपको सीक्वेंस में पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाके आप जो है सारे क्वेश्चन हर तरह की वैरायटी को करके अपने क्वेश्चनों को वहां सही कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया जी, आपके ये 4 ग्रुप बन गए आपके हिंदी व्याकरण के। इसके अलावा आपको प्यारे दोस्तों यहाँ पर जो देखना है वो क्या है जी, ये तो 4 सेक्शन किसके रहे हिंदी व्याकरण के, क्योंकि तो आपने हिंदी अन्य भारतीय भाषा कर लिया ये वाला, ठीक है। इसके बाद आपने दूसरा जो है हिंदी व्याकरण दिया हुआ है, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने इन तमाम टॉपिक को रख लिया है, ठीक है। इसके बाद तीसरी बारी आ गई आपकी यहाँ पे प्यारे दोस्तों इसकी, तीसरी बारी आ गई आपकी हिंदी
यहाँ पे चलिए सच कहें छोटे बाबा ना, हाँ उसको स्कूल से ले लेंगे, वो भी चलेंगे, हाँ उनको स्कूल से ले लेंगे, वहाँ मैडम को फोन करो आधे घंटे में, ठीक है आधे घंटे में मैं चलूँगा खुद गाड़ी लेके, ठीक। इसके बाद क्या है, हिंदी शब्दावली। हिंदी शब्दावली का जो रोल रहना है 5 से 7%, और इस 5 से 7% के लिए 5 से 7% के लिए आपको क्या पढ़ना है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द, पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक को हम शब्द युग्म भी कहते हैं। इसी का ही दूसरा नाम आपका समानार्थी शब्द भी होते हैं, खासकर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। इसको हम विपरीतार्थी या विरुद्धार्थक शब्द भी कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, विपरीतार्थी शब्द। और इसके बाद यहाँ है आपका एक अर्थी शब्द। छठा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसको अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी कहते हैं, जिसको अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्द के लिए एक शब्द। अब 5 से 7 को अगर अंदाजा लगाओ, अगर हम ये 6 टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं और इधर के दोस्तों ये वाले टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, तो 5 क्वेश्चन तो मिनिमम यहाँ से आ रहे हैं, 5 से लेके 8, ऐसे ही यहाँ भी 5 से लेके 7% आ रहे हैं। तो इस शब्दावली में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों। उसका रीजन है कि बहुत कम कंटेंट किताबों में दिया गया। मान के चलो पर्यायवाची 150 से 200 300 पर्यायवाची दे दिए, जरूरी नहीं है जो किताबों में दिया उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। किताब आपकी तैयारी केवल 50 से 60% करा सकती है, 65 भी नहीं। कोई भी किताब, मेरी भी मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं हिंदी की, लेकिन उस किताब के अंतर्गत प्यारे दोस्तों प्राइस कम रखने के चक्कर में पेज कम करने पड़ते हैं, और पेज कम करने के चक्कर में उसमें कंटेंट कम देना पड़ता है। तो इसी वजह से जब पेजों की संख्या कम है, उसका रीजन है कि पेज बढ़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी तो आप उसको नहीं लो। तो इस चीज में आप बहुत ज्यादा यहाँ समस्या बच्चों के सामने आती है कि बच्चे 150 से 200 300 वाली किताब लेके सोचता है कि मैं 40 क्वेश्चन हिंदी के यहाँ कंप्लीट करके और 75,000 की सैलरी में 1 महीने में ले आऊं। तो आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपको 75,000 सैलरी 8 पे कमीशन के अनुसार, क्योंकि जनवरी 2026 में लागू होगा, मिलेगा, हालांकि बाद में एरियर के रूप में वो आपका पैसा बाद में आएगा आपके पास। तो यहाँ 75,000 सैलरी लेना चाहते हो, वो भी 150 से 200 रुपया की किताब पड़ेगी। अगर ये चमत्कार धरती पे होते तो ये बहुत पहले चमत्कार हो चुके होते। अब समस्या ये है कि जब बहुत सारी हिंदी की किताबें आपके पास हैं, मार्केट में हैं, और आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी भी हैं, जब उन किताबों के अंदर सब कुछ है तो फिर क्यों ना हम उन किताबों से ही सीख के हिंदी के 40 क्वेश्चन कर लें। लेकिन उसके बावजूद भी लाखों बच्चे यूट्यूब पे सेशन अटेंड करते हैं, पेड कोर्स में एडमिशन लेते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत सारी जो बुक पढ़ते हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि इसमें कितनी गलती है। हालांकि उन किताबों पे ये लिखा होता है कि किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक विक्रेता लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। उसका रीजन ये उसको भी पता है कि बच्चे इसको पढ़ेंगे, और बच्चे ने आपकी किताबों को ये मान लिया है कि ब्रह्मा के द्वारा लिखी गई है और पेपर में वो गलती करके आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी किताब में 350 से 400 गलतियां हैं। कोई भी हिंदी मीडियम में किताब लिखी है, चाहे वो जीएस की हो या फिर दोस्तों आपकी हिंदी की बुक हो या किसी दूसरे सब्जेक्ट की हो, अगर आप उस बुक को मुझे देते हो और मुझे केवल आप 18 घंटे देते हो, तो 350 से 400 गलतियां मैं उसमें बता सकता हूँ कि ये गलतियां कहाँ हैं। उसका रीजन तो उसमें एक तो अगर समस्या यहाँ पे क्या है कि अगर इसकी ज्यादा क्लासें देने लगते हैं तो बच्चे हो जाते हैं बोर, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं, परिभाषा नहीं, सिद्धांत नहीं है, इसकी कोई डायग्राम नहीं बना सकते।
इसमें केवल शब्दों का खेल है। जैसे 50 व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं और 50 व्यक्तियों के 50 अलग अलग नाम है। अब आपको ये कह रहे हैं कि 50 व्यक्तियों के नाम आप 10 मिनट में बताओ क्या है, तो पॉसिबल ही नहीं कि आप 10 मिनट में उसको तैयार कर लो। एक बार उनसे मिलकर आप तैयार कर लो। तो यहाँ आपको ये दिमाग में बात बैठानी पड़ेगी कि अगर हम फाइनल सिलेक्शन लेने के बाद किसी थाने में जा रहे हैं, उस थाने में ऑलरेडी 50-60 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो उन 50-60 व्यक्तियों के नाम आप एक दिन में याद करके अपने घर नहीं आ सकते। आप रोज जाओगे, नए नए लोगों से मिलोगे, उनकी कुछ अपनी विशेषताएं होगी, उनकी अपने शारीरिक आकृति होगी, उनके रंग रूप होंगे, उनके पर्टिकुलर कोई जगह प्लेस होंगे, उससे आप जुड़ोगे। आपके एरिया का जो होगा उसका नाम जल्दी याद कर लोगे। कोई मोटा होगा जल्दी याद कर लोगे, ज्यादा लंबा होगा नाम उसका जल्दी याद रह जाएगा। कोई पतला होगा उसका नाम भी जल्दी याद रह जाएगा। कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग होगा, उम्र में बहुत ज्यादा छोटा होगा, उसका नाम जल्दी याद हो जाएगा। तो आपको उस अप्रोच का यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा कि एक बार पढ़ेगी आप ये 5 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते या 7 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते, कम से कम 3 से 4 बार इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब क्लासेस इसकी चलेगी तो कम से कम 10 से 12 क्लास जब चलेगी तो उसमें आपको मजा नहीं आएगा, उसमें बोर होंगे आप। और जैसे ही बोर हो गए तो 40 में से 5 कम कर लो आप, 35 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए, ठीक है, और 35 में से 5 गलत हो गए, 30 सिलेक्शन होना ही चाहिए, मैथ के सारे क्वेश्चन कर जाना। मुद्दा ये है कि हर सेक्शन के हर क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसके पीछे का अप्रोच आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हमें पढ़ना है। सबसे ज्यादा गलतियां बच्चे इस सेक्शन में करते हैं और सबसे कम क्लास अटेंड करते हैं, सबसे कम कंटेंट पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा अंक भी इसी में से आते हैं। और तैयार कहां से करेंगे? किताब से। किताब पे क्या लिखा है पहले पेज पे? किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार। न तो प्रकाशक उसको छापने वाला, न उसको लेखक लिखने वाला, और न विक्रेता उसको बेचने वाला, कोई जिम्मेदार नहीं। आप कोर्ट में उठा के चले जाओ, आप चैलेंज लेके, वो कहेगा हमने तो नहीं कहा था कि आपकी पब्लिकेशन की बुक पढ़ो, क्योंकि ये सारी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है। गवर्नमेंट पब्लिकेशन की बुक को ये कोर्ट आधार मानता है, भर्ती बोर्ड आधार मानता है। अगर आप गवर्नमेंट की बुक पढ़ रहे हो जो कि हिंदी सल्ले के द्वारा जारी होती है, ठीक है, अगर उसकी बुक लेके जा रहे हैं जिसमें तो इसका आंसर ये आप लोग ये मान रहे हैं, उसको वो कंसीडर करेगा, कोर्ट भी कंसीडर करेगा, भर्ती बोर्ड भी कंसीडर करेगा। लेकिन आप मार्केट से कोई भी बुक उठाए उसमें से पढ़ के अपना क्वेश्चन कर रहे हो, ये देखो जी इसमें तो आंसर ये, आपने आंसर किया दिया, तो वो रद्दी में फेंक देंगे उस चीज को। तो इसलिए आपको उस चीज से थोड़ा सचेत रहना है, ठीक है। हिंदी शब्दावली 5 से 7% इसमें से आपके आएंगे। इसके बाद प्यारे दोस्तों चौथा जो सेक्शन हमारा है, वो चौथा सेक्शन है हमारा यहाँ अनुच्छेद। हिंदी या अपठित अर्थबोध, अपठित अर्थबोध गद्यांश, इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुच्छेद, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है पैराग्राफ। इसके क्वेश्चन कितने आने हैं? इसके क्वेश्चन आने हैं 5%। इसमें कितने क्वेश्चन आने हैं? 5%। तो अपठित का मतलब होता है बिना पढ़ा हुआ। अपठित का क्या होगा? बिना पढ़ा हुआ, यानी कि पढ़ा हुआ नहीं है। अपठित का मतलब क्या है कि जो किताबों में दिया, कई बार तो लग जाता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उठाया तो वो रिपीट हो जाता है, किसी पेपर में पहले पूछ लिया और इसमें भी पूछा। ऐसे चांस ऑफलाइन में ज्यादातर बनते हैं, ऑनलाइन में कमी होती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना गद्यांश अनुच्छेद पैराग्राफ के कितने प्रश्न आएंगे? 5। लेकिन ये भी हो सकता है कि 3-3 प्रश्नों के 2 पैराग्राफ, 3+3 प्रश्नों के ये 2 अनुच्छेद आ जाए, ये भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। या 2-2 क्वेश्चन के आ जाए। तो ये इसमें जो संभावनाएं क्या है कि एक जो कि ऑफलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन होता तो 100% वो 2 छोटे-छोटे गद्यांश आपको देता और उनके आधार पे 1 में 2, 1 में 3 या फिर 3-3 प्रश्न उसमें से पूछ लेता। तो मैक्सिमम की गुंजाइश क्या है कि 6 प्रश्न इसमें से आ जाएंगे अगर वो 2 देगा। अब ये जो अपठित अर्थबोध अनुच्छेद गद्यांश है, तो ये भी अपने आप में 2 तरह के। एक तो आएगा आपका पूरा पैराग्राफ बना के, ठीक है जी, यानी कि जो पैराग्राफ होगा वो क्या होगा? आपका गद्य का एक अंश दे देगा, गद्य कोई गद्य है उसका कोई एक अंश दे देगा, यानी कि ये आएगा आपका पैराग्राफ। या फिर वो क्या करेगा आपको, वो एक सेंटेंस देने के बाद में पहला व अंतिम वाक्य, पहला व अंतिम वाक्य, अंतिम वाक्य कौन सा होगा? छठा। पहला व अंतिम वाक्य ये छठा होगा, ठीक है जी। पहला व अंतिम वाक्य शिक्षण सही होगा। इसके बाद आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वाक्य का कर्म निर्धारित करके अनुच्छेद का निर्माण, कर्म निर्धारित करके अनुच्छेद का, ठीक है, कर्म निर्धारित करके अनुच्छेद का निर्माण करना है। दूसरा, तीसरा, चौथे, पांचवें वाक्य का क्रम निर्धारित करके अनुच्छेद का निर्माण करना है। तो ये क्या है जी? आपका अपठित अर्थबोध गद्यांश। इसकी भी संभावना है। इसमें क्या होता है? पहला सेंटेंस वो सेम देगा, छठा सेंटेंस सेम होता है, और पहले और छठे सेंटेंस के बीच में 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ये करके मिलेंगे, 1, 2, 3, 4 के रूप में मिल सकते हैं, या फिर वो ABCD के रूप में दे सकता है। अब पहले सेंटेंस और लास्ट वाले सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए इनका सीक्वेंस आपको सही करना है। अब ये 5वां यहाँ दे देगा, तीसरा यहाँ दे देगा लास्ट में, चौथा यहाँ दूसरे नंबर पे दे देगा। तो इनका सीक्वेंस बना के आपको क्या करना है? अनुच्छेद का निर्माण।
तो इसकी भी संभावना प्रबल है कि वो इस तरीके का अनुच्छेद दे। जब इस तरीके का अनुच्छेद देता है तो सबके बस की बात नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना। ये वाला पैराग्राफ अगर आता है, गद्य का अंश दे देता है कोई, ठीक है, जिसको हम गद्यांश कह रहे हैं, तो उसमें आसान होता है क्योंकि उसमें एक स्टोरी होगी, घटना होगी, उसके अंदर प्रसंग होंगे और प्रसंगों से आधारित यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। जब ये गद्यांश के अंदर दोस्तों वो 5 क्वेश्चन लेगा तो आपको ये भी ध्यान रखना है इन 5 क्वेश्चनों में आपके शब्दावली के भी क्वेश्चन होंगे। इनके अंतर्गत जो क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे? एक तो व्याकरण के भी प्रश्न रहेंगे और दूसरे शब्दावली के भी प्रश्न रहेंगे। क्या रहेंगे? व्याकरण के भी प्रश्न होंगे और शब्दावली के भी प्रश्न यहाँ पे होंगे। अनुच्छेद के विषय वस्तु से तो होंगे भाई, 3 क्वेश्चन अनुच्छेद के विषय वस्तु के हैं, तो एक व्याकरण का दे देगा, एक शब्दावली का। इसकी यहाँ पे प्रबल संभावना है। यहाँ एक क्वेश्चन, एक प्रश्न व्याकरण और एक प्रश्न शब्दावली। एक प्रश्न वो देगा पैराग्राफ में से, किसी का पर्यायवाची पूछना है तो पैराग्राफ में जो शब्द प्रयोग किया गया उसका देगा। किसी का उसको संधि पूछना है, उत्तर प्रत्यय, वो वाक्य नहीं पूछेगा आपसे, वो तत्सम तद्भव पूछ सकता है, संधि पूछ सकता है, उत्तर प्रत्यय पूछ सकता है, वर्णमाला नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका किसका? हिंदी व्याकरण का और एक क्वेश्चन शब्दावली का। इन 5 प्रश्नों में से हो सकता है। तो इसका मतलब शब्दावली 5 से लेकर 7 तो वही पूछ रहा है, एक क्वेश्चन इधर आ गया, तो यानी कि 6 से लेकर 8 हो गया आपका। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे जो 5th सेक्शन होगा आपका, वो 5th सेक्शन है आपका काव्य शास्त्र। वो क्या है? काव्य शास्त्र अर्थात काव्य। इस काव्य शास्त्र के अंतर्गत यहाँ पर एक तो आपको पढ़ना है प्यारे दोस्तों रस, दूसरा पढ़ना है छंद, तीसरा पढ़ना है अलंकार, चौथा पढ़ना है आपको शब्द शक्ति, शब्द शक्ति, और 5वां पढ़ना है आपको काव्य के गुण दोष परिभाषा भेद। काव्य के गुण दोष परिभाषा, काव्य के भेद, काव्य के भेद, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ ले। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो आपका रोल रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 5 से लेके 4 से लेके 5 प्रश्न। पिछली भर्ती में यूपीएसआई में ये देखा गया है, तब शक्ति से एक क्वेश्चन ले लिया, काव्य गुण दोष परिभाषा भेद से एक क्वेश्चन, अलंकार के 3 क्वेश्चन ले लिया, रस छंद नहीं था, रस का एक, छंद का एक, अलंकार का एक शब्द। तो यहाँ पे 4 से लेके 5 क्वेश्चन आपके किसके? काव्य शास्त्र के। तो यानी कि आपको जिसका जितना वेटेज है उसी हिसाब से आपको क्लास भी अटेंड करनी पड़ेगी, जिसका जितना वेटेज है उसी हिसाब से कंटेंट भी पढ़ना पड़ेगा। अब आप एक ही दिन में शब्दावली के विलोमसक परिवाची एकार्थी अनेकार्थी वाक्यांश के लिए शब्द कर रहे हो और सोच रहे हो कि मेरे 5 क्वेश्चन तैयार हो गए, तो आप बुढ़वा को पागल होगा। आपको 5 क्वेश्चन करने के लिए उसको कम से कम 10 से 12 दिन का समय देना पड़ेगा और 2 से 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ के आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे रस, छंद, अलंकार, शब्दशक्ति, काव्य के गुण दोष परिभाषा और भेद 4 से लेके 5 क्वेश्चन किसे हो गए? आपके काव्य शास्त्र के क्वेश्चन हो गए। तो इसमें से ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? ये 3 को तैयार कर लिया, रस, छंद, अलंकार हो गया जी काव्य शास्त्र। अब क्वेश्चन आ गया शब्दशक्ति का, अरे ये कहां से पूछ लिया? आउट ऑफ सिलेबस। अरे जब वो खुद काव्य कह रहा है तो काव्य के अंदर ही तो काव्य के गुण दोष परिभाषा भेद शब्दशक्ति है, रस, छंद, अलंकार के आधार पर तो शब्दशक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आउट ऑफ सिलेबस कहां से हो गया? और ये पूछा है, आप लास्ट ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर उठा के आपने देखे हो तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका काव्य शास्त्र 5वां सेक्शन तैयार तब होगा 4 से 5 क्वेश्चन, जब आप ये 5 टॉपिक को ढंग से तरीके से पढ़ोगे। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे 6ठे सेक्शन की, और 6ठा सेक्शन हमारा क्या है? वो है हिंदी साहित्य। क्या है? हिंदी साहित्य। अब इस हिंदी साहित्य में जो आपको यहाँ टॉपिक दिए गए हैं, एक क्या है? प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचना। प्रसिद्ध कवि लेखक, प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी रचना। दूसरा टॉपिक क्या है जी? आप दूसरा टॉपिक है हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार व हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार व सम्मान। दूसरा टॉपिक आपका ये। तीसरा टॉपिक क्या है जी आपका? तीसरा टॉपिक है आपका हिंदी के प्रसिद्ध पत्र व पत्रिकाएं। इसके बाद फिर 4th टॉपिक इसके अंदर क्या है? हिंदी की प्रसिद्ध पंक्तियां व कवि। अब ये 4 आपके इसके अंतर्गत सेक्शन हो गए हिंदी साहित्य। अब इस सब का जो रोल रहना है वो रोल रहेगा प्यारे दोस्तों 4 से लेके 6%। ये आपको देना। अब आप सबसे ज्यादा घंटे, सबसे ज्यादा क्लास, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर किसी के तैयार करते हो तो वो सेक्शन है जिससे मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये तब है जब मैंने इसमें हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार पत्र पत्रिका पंक्ति, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये 3 से लेके 4 क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के, जिसको आप हिंदी साहित्य कहते हैं। भाई हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार की ये प्रसिद्ध पंक्तियां क्या है?
आदिकाल की, भक्ति काल की, रीति काल की, आधुनिक काल, भारतीय युग, द्विवेद युग, छायावाद, उत्तर युग, प्रयोग, प्रगतिवाद, नई कविता की किसी भी कवि की कोई भी पंक्ति ले लेगा। इसके बाद हिंदी के प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं, वही तमाम संपादक रहे हैं जिन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं। हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार सम्मान किसको मिला? जिन्होंने किताबें लिखी है। तो जब आप प्रसिद्ध कवि लेखकों की रचनाएं पढ़ रहे हैं तो उन्हीं की रचनाओं को पुरस्कार सम्मान दिया गया है और वही संपादक के रूप में काम कर रहे हैं अलग अलग समय पर, और उन्हीं की पंक्तियां जो रचनाओं में रखी गई वे कोटेशन के रूप में फेमस हो गई। ठीक, उनको यहाँ पूछा जाता है। अब आप हिंदी साहित्य में क्या पढ़ोगे? हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, अरे वो कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पे आपके यूपीएसआई के सिलेबस में। यूपीएसआई के सिलेबस में क्लियर कट लिखा है प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं, उसमें लिखा है हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार सम्मान, हिंदी के प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं, ये पंक्ति में नहीं लिखा, लेकिन वो पूछता है। अब यहाँ पे होगा ये बन गया कि किसी को मजा आता है हिंदी साहित्य पढ़ने में या पढ़ाने में, तो वो हिंदी साहित्य की 50 क्लास दे देगा यहाँ। वो हिंदी साहित्य ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 1 साल तक पढ़ाया जा सकता है, उसमें रस लिया जा सकता है, मजा लिया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो वही 4 से लेके 6 आएंगे, वो भी तब जब आपने पुरस्कार सम्मान, पत्र पत्रिका और पंक्ति पढ़ी। तो बहुत सारे बच्चों को कुछ चीजें बड़ी कड़वी लगती है। दोस्तों मैं रोज पढ़ाऊंगा, आपके समय से पहले आपका सिलेबस भी पूरा कराऊंगा, लेकिन चलूंगा मैं अपने दिमाग से, अपने तरीके से, क्योंकि मैं इसी तरीके से पढ़ा के मैं कई हजार बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूँ पिछली भर्ती में, वो भी हिंदी के डॉक्टर। मैं क्या पढ़ाता हूँ आप लास्ट ईयर के पेपर उठा सकते हो, मेरे यूट्यूब के सेशन उठा सकते हो। मैंने पिछले सालों कुछ क्या पढ़ाया यूपी कांस्टेबल के सिलेबस में, एसएससी के सिलेबस में, आरओ के सिलेबस में, मेरे यूट्यूब के सेशन पढ़े हैं, उनको आप देख सकते हो। तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है हिंदी बाय अरुण सर। मैं पेपर के दौरान ही वहाँ पे एक्टिव होता हूँ, रेगुलर क्लास नहीं लेता हूँ। अभी पिछले 3 महीने से कोई मैंने क्लास नहीं ली, क्योंकि टाइम ही नहीं है। सुबह मॉर्निंग में 7 बजे खड़े होते हैं, कंटिन्यू 12 बजे तक क्लास, उसके बाद फिर ड्यूटी, उसके बाद शाम को आते हैं 8 बजे से लेकर 10 बजे तक क्लास। तो हमारे पास तो ऑनलाइन ऑफलाइन में इतना बिजी शेड्यूल है कि यूट्यूब के सेशन के लिए समय ही नहीं बचता, क्योंकि यूट्यूब पे मैं नोटंकी करने आता ही नहीं, शेरो शायरी सुनाने हाँ वो करने, वो मेरी आदत नहीं। तो मैं यूट्यूब के सेशन भी आपके तभी स्टार्ट करूंगा जब मुझे लगेगा कि बच्चे सीरियस हैं, अब इनको प्रैक्टिस कराई जा सकती है। उसमें ये नहीं कि कितने बच्चे आ रहे हैं लाइव, कितने बच्चे उसमें फर्जी हैं, कितने बच्चे सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, कोई मैटर नहीं। हम अपने दौर में पढ़ाने वाले यहाँ पे प्यार करके अपने मजे के लिए, अपने शौक के लिए इन चीजों को करेंगे। लेकिन मुद्दा इस बात का है कि क्या आप ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती में, क्योंकि 4200 पे ग्रेड की है, तो क्या उसमें आपका लेवल है उस लेवल चीज का? अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हुआ, यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हो चुके हैं, वो भी तैयारी करेंगे। लेकिन आपका जो लेवल ग्रेजुएशन लेवल का 4200 पे ग्रेड का होगा और उसी अप्रोच के साथ, उसी सीक्वेंस के साथ चीजों को लेकर बढ़ोगे, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हिंदी की प्रसिद्ध पंक्तियां व कवि, हिंदी के प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं, पुरस्कार सम्मान, कवि लेखक, उनकी रचनाएं 4 से लेकर 6% आपके कहां से आ रहे हैं? हिंदी साहित्य से आ रहे हैं। ठीक है जी। अब इसमें गलती क्या होगी? सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं ये देखिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 5 से लेकर 7 हिंदी शब्दावली में, सेक्शन की बात कर रहा हूँ। जब 5 से लेकर 7 क्वेश्चन आए, इसकी क्लास कितनी अटेंड करोगे आप? 5 या 6 क्लास है या ज्यादा 10 क्लास, यानी कि इसको आप 15 घंटे भी नहीं पढ़ोगे आप, जबकि 5 से लेकर 7 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। ये बड़ी गलतियां करते हैं जो पिछले बच्चों ने की है, वो चीज आपको बताना जरूरी है। पढ़ाने से ज्यादा रणनीति और एक्सपीरियंस को शेयर करना जरूरी है। आज के दिन में पढ़ाएंगे तो रोज ही हम, तो 5 से लेकर 7 क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसी जगह से जिसको आप मैक्सिमम 15 घंटे या 20 घंटे समय मुश्किल से दो। मुझे नहीं लग रहा है कोई इसको 15-20 घंटे पढ़ता हो, कम से कम 3 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके होगा। अब दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं कि जहां से आपके हिंदी साहित्य के 4 से 6% आने हैं, और उसमें भी ये 4 अलग अलग सेक्शन हैं, इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका इसमें से कितना आएगा ये भी तय है, 1 से 2%, इससे ज्यादा नहीं। पत्र पत्रिका का 1 से 2%, इसका 1%, 2 नहीं, इसका 1%, 1 1 2 1 3 बच गए कितने? 3। इसका मतलब क्या प्रतिशत कभी लेखक 3 आएंगे भाई, मैक्सिमम 6 कह रहे हैं ना, जब 3 इसके आगे 1 इसका 1 इसका 1 इसका, तो बाकी इसके तो 3 बचे। अब इन 3 क्वेश्चनों को करने के लिए आप कम से कम 500 घंटे पढ़ोगे। आपका पेपर जनवरी फरवरी में 500 घंटे कम से कम क्लास ले लोगे। यहाँ 60 से 70 क्लास केवल इसी की, मैं नहीं लूंगा, मतलब आपकी इच्छा है, क्योंकि अगर मैं वो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे 10 क्लास में कराऊं तो आपको बचेगी नहीं बात। अरे साहित्य तो कराया नहीं सर, ये साहित्य कहाँ आता है? टीजीटी यूजीसी नेट में, वहां इसकी कितनी क्लास जाएगी? 100 क्लासें जाएगी। अब यहाँ आपको ये देखना है हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाओं में कि किस विधा की, ठीक है, कौन से नाटक है, कौन सी एकांकी है। अगर मैं इसमें से भी ये निकाल दूं, इसमें से 5वां सेक्शन में निकाल दूं कवित्री का, तो वो काम मेरा और ज्यादा आसान हो जाता है। मैंने हिंदी की जो कवित्री है वो निकाल दी, मैंने दलित कवि लेखक निकाल दी, दलित लेखक, ठीक है जी, कवित्री ले ली, दलित लेखक निकाल दी। मैंने यहाँ विधाएं ले ली, ठीक है, मैंने क्या ले लिया यहाँ विधाएं, तो विधाएं का मतलब क्या है? मैंने ले लिया यहाँ पे नाटक एकांकी, उपन्यास कहानी, नाटक एकांकी उपन्यास कहानी, नाटक एकांकी उपन्यास कहानी, इसके बाद निबंध, आचरण, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रावर, ये आपकी सारी विधाएं। आत्मकथा और जीवन। अगर हम कौन सा किसका नाटक है, कौन सी रचना एकांकी है, कौन सी उपन्यास, अगर इसको हम तैयार कर ले, दलित लेखक तैयार कर ले, कवित्री तैयार कर ले, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ हमारे 1 से 2 क्वेश्चन तैयार हो। क्योंकि आपका आज तक कोई पेपर ऐसा नहीं जिसमें कवित्री ना, कवित्री कितनी है? मैक्सिमम 10। अगर 10 कवित्री उनकी रचनाओं को तैयार कर लेते हैं, उसका एक चार्ट तैयार कर लेते हैं, एक पूरा हम पेज तैयार कर लेते हैं, उसी में से क्वेश्चन आना है तो आपका तैयार हो गया। दलित लेखक 99% पूछ लेगा वो,
इसके बाद हमने नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी को अलग अलग लिख दिया। तो आपको ध्यान रखना, आपका काम हो गया आसान। तो प्यारे दोस्तों, हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए तो आप 500 घंटे एक साल तक पढ़ सकते हो, उसमें से भी वही 3 से 4 क्वेश्चन आने। लेकिन अगर हम सूझबूझ के साथ, रणनीति के साथ करेंगे तो हम ये क्वेश्चन सही करेंगे। और ध्यान रखना है, ये लर्न करने की चीजें हैं, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है इनकी। तो कुछ जैसे हिंदी शब्दावली की कोई थ्योरी नहीं है, ऐसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी आप एक व्यक्ति है, उसकी रचनाएं वो आपको याद करना पड़ेगा। यहीं से सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप क्या करोगे, कवित्री को अलग, दलित लेखक को अलग, नाटक को, एकांकी को, उपन्यास, कहानी को, निबंध, आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा, आगत जीवनी को अलग तरीके से करो। जब इनके अलग अलग पेज तैयार होंगे और हर एक पेज से एक क्वेश्चन की तैयारी होगी तो वो हमें याद भी रह जाएगा, उसको हम पेपर में करके भी आएंगे। तो ये क्या करना है आपको हिंदी साहित्य के अंतर्गत। इसके साथ प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 7वां सेक्शन है आपका, वो है यहाँ लोकोक्ति। इसके बाद कहावत। अब इसमें ले लेते हैं हम लोकोक्ति, कहावत और मुहावरा। लोकोक्ति और कहावत और मुहावरे, यहाँ आपको ध्यान रखना है 1 से लेके 2 क्वेश्चन, 1 से लेके 2 क्वेश्चन आपके आने हैं इस लोकोक्ति, कहावत और मुहावरे से। इसके बाद यहाँ पे एक लास्ट बचा आपका, और वो है हिंदी विविध। वो क्या है? हिंदी विविध। और हिंदी विविध से जो क्वेश्चन आएंगे, हिंदी विविध में क्वेश्चन क्या क्या होंगे आपको? हिंदी विविध में, हिंदी में प्रथम स्थान, हिंदी में प्रथम स्थान, विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन, हिंदी प्रचारणी संस्थाएं, हिंदी प्रचारणी संस्थाएं, हिंदी प्रचारणी संस्थाएं, हिंदी में प्रथम स्थान, विश्व हिंदी सम्मेलन, हिंदी प्रचारणी संस्थाएं, हिंदी समसामयिक लेखक, हिंदी लेखक, जन्म व मृत्यु। ये हिंदी में प्रथम स्थान, विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रचारणी संस्था, हिंदी समसामयिक, करंट अफेयर। अभी नई कौन सी पुस्तकें हैं, हाल फिलहाल किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, हिंदी में किसने भाषण दिया, विदेश के अंतर्गत कौन लोग गए, ठीक है। तो वे सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। हिंदी के जन्म मृत्यु से आपको ये भी पता चल जाएगा कि पहले कौन लेखक हुआ है, उसके बाद कौन। कई बार इस तरह का क्वेश्चन दे देता है कि निम्नलिखित में से इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, ये आपका पूरा सिलेबस है जो आपके सामने खोल के रख दिया है। आपके सिलेबस के अंतर्गत क्या है, उसने क्लियर कट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले उसने लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, उसमें केवल ये लिखा है हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, इसके बारे में बताया नहीं गया, तो इसके बारे में आपको ये पढ़ना है। दूसरा, उसने हिंदी व्याकरण के टॉपिक दे दिए हैं आपको, ये आप कर लोगे, क्लियर कट लिखा हुआ है सारे के सारे इसके अंतर्गत, ठीक है। इसके लिए हमें कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है, ये सारा का सारा लिखा है। इसके बाद जब हम शब्दावली की बात करते हैं तो शब्दावली में हमारी ये चीजें सिलेबस के अंदर लिखी हुई है। अपठित अर्थबोध लिखा हुआ है, उसके अंदर किस तरह का अपठित अर्थबोध आएगा, ठीक है, उसने क्लियर नहीं किया, वो चीजें हमने यहाँ समझ ली है। काव्य शास्त्र के अंदर रस, छंद, अलंकार लिखा है, सब शक्ति शायद नहीं है, काव्य के गुण दोष, ये परिभाषा ये भी हमें पढ़ना है इसके अंतर्गत। इसके बाद हिंदी साहित्य के अंतर्गत उसने केवल ये लिखा है, प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं, पुरस्कार व सम्मान, हिंदी के प्रसिद्ध पत्रिका। लेकिन हमें हिंदी की प्रसिद्ध पंक्ति भी करनी है क्योंकि आपके सिलेबस में है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद जो कवित्री है, जो 10 कवित्रियां हैं अलग अलग, उनकी रचना, उनके बारे में पढ़ेंगे, कब उनको क्या सम्मान मिला, एक ही पेज से हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। दलित लेखक है, इसके बाद हिंदी की विधाएं, ठीक है। तो ये विधा का मतलब होता है प्रकार, तो हिंदी की विधा मतलब क्या हो गया, प्रकार, जैसे नाटक, एकांकी, उपन्यास है, इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद लोकोक्ति, कहावत, मुहावरे, 1 से 2 क्वेश्चन हैं। हिंदी विविध में यहाँ से जो क्वेश्चन आने हैं आपके, वो मैं लिख देता हूँ प्यारे दोस्तों यहाँ पे। इसमें से क्वेश्चन आएंगे आपके 2 से 4%, 2 से 4, किसी शिफ्ट में 2, किसी शिफ्ट में 4%। इस तरीके से आपका ये पूरा हिंदी का सिलेबस है। तो अगर हम इस पूरे सिलेबस को पढ़ते हैं तरीके से, गलतियां आप क्या करते हो, किसी भी किताब में मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ ये सारी चीजें नहीं। इसीलिए किताब केवल 60% की तैयारी आज की डेट में कराती है, ठीक है। 30% सिलेबस उसके अंदर है नहीं। बाकी किताब से जो आप समझते हो, पढ़ते हो, उसमें से कुछ चीज भूल जाते हो, जिसके लिए जितना कंटेंट होना चाहिए था उतना कंटेंट है नहीं किताबों के अंतर्गत। उसका रीजन ये है कि अगर हम किताबों के पेज पढ़ाते हैं तो उसका प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो फिर आप उसको खरीदते नहीं हो। इसलिए किताबों के अंतर्गत कम पेज में, कम कंटेंट देके, कम प्राइस में बच्चों तक पहुंचाना होता है। तो पहले पेज पे ये लिख दिया जाता है, किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होंगे। कोई भी बुक जो आपके पास है, मैं 100% एफिडेविट बना के, ठीक है, मेरे साइन लेके आप उस किताब को 18 घंटे के लिए मुझे दे दोगे, 350-400 गलतियां मैं उसमें दिखा दूंगा। ये मेरा चैलेंज है तमाम पब्लिकेशन को, उनको पढ़ने वाले स्टूडेंट को। अब मुद्दा ये है कि मेरी भी बुक है, उसमें भी गलतियां मिलेगी। उसका रीजन क्या है कि टाइपिस्ट कोई और कर रहा है, पब्लिकेशन कोई और है, छाप कोई हो रहा है, लिंक कोई हो रहा है। तो जब 4-5 आदमी ये कार्य को कर रहे हैं तो किसी न किसी लेवल पे त्रुटियां रह जाती है। जब मैं उसमें से वर्तनी संबंधी अशुद्धियां निकालूंगा तो कई बार मेरी चीजों से जो है वो टेक ओवर नहीं हो पाती है, तो फिर मैं किसी और को दूंगा, अपने जूनियर सीनियर साथी को। अब मान के चलो जो गलती मेरे से भी हो गई वही उसने कर दी, तो गलती रहेगी किताबों के अंदर। तो आपको यहाँ चलना है उन किताब से थोड़ा सा ऊपर परमाने के लेवल की चीजों को लेकर। तो किस तरीके से आपको कितना वेटेज किसको देना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी था आपके लिए समझना।
तो 2 से लेकर 4% हिंदी विविध के हैं, 1 से लेकर 2% लोकोक्ति कहावतें मुहावरे से आपके आ रहे हैं। इसके बाद हिंदी साहित्य से 4 से लेकर 6% है, जिसके अंतर्गत आपको ये तमाम चीजें पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद काव्य शास्त्र 4 से लेकर 5 है, जो रस अलंकार नहीं बल्कि शब्द शक्ति है, काव्य के गुण 2 परिभाषाएं हैं। इसके साथ अपठित अर्थ गद्यांश अनुच्छेद पैराग्राफ है, 5 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे, कई बार पैराग्राफ में 2 भी हो सकते हैं, या छोटे-छोटे 2 की जगह वो क्या दोस्तों आपको ये 1 पैराग्राफ देके 5 क्वेश्चन आएंगे, या फिर 2 पैराग्राफ देके 1 के 2 1 के 3 या फिर 3-3% भी 2 अनुच्छेद के पूछ सकता है। जरूरी नहीं काव्यांश भी आ सकता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। केवल गद्यांश आए ये भी जरूरी नहीं है, वो पद्यांश भी दे सकता है, एक कविता दे देगा, उसके आधार पे क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, पहला व अंतिम ये आपको बता दिया गया है। इसके बाद शब्दावली के अंदर 6 अलग-अलग टॉपिक है, जिसका एक बड़ा रोल है 5 से लेकर 7 क्वेश्चन का। इसके साथ पहले दोस्तों फिर आपको यहाँ ग्रुप नंबर 4 में वाक्य वाच्य कालवर्ती और पक्ष पढ़ना है। इसके बाद ग्रुप नंबर 3 में तत्सम तद्भव देशी विदेशी संकर और योगी जोगुल संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया हो गया और निपात। इसके साथ है विराम चिन्ह कारक चिन्ह समास लिंग और वचन। ठीक है, इसके बाद हिंदी व्याकरण में ग्रुप नंबर 1 वर्णमाला संधि उपसर्ग प्रत्यय। इस तरीके से हम यूपीएसआई का सिलेबस लेके आगे बढ़ेंगे। कल जो क्लास होगी इस पहले वाले सेक्शन की होगी, जिसमें हम लिपि बोली भूगोली भाषा उपभाषा विभाषा मातृभाषा भारतीय आर्य भाषा भारतीय संविधान में हिंदी भाषा परिवार के बारे में जानेंगे। और जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होगी आपके हो जाएंगे 1 से 2 क्वेश्चन से बिल्कुल तैयार। इस तरीके से अगर चीजें आपका पहुंच गई या सब कुछ समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। जैसे अब जिसको जो बोलना है, जिसको जो बताना है आप बता सकते हैं। मैं आप सबके कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, लिखते समय भी, आपको समझाते समय भी, लेकिन पढ़ के आपको कमेंट सुनाऊंगा ऐसी मेरी कभी भी इच्छा नहीं होती है। उसका रीजन है कई हजार बच्चे एक साथ लाइव होकर जब पढ़ते हैं तो मुद्दा केवल सिलेबस का है। जिस दिन ये पूरा हो जाएगा आप कंप्लीट हो जाएंगे। अब अच्छे तरीके से आ गया है, किसको कितना समय देना है, किसका कितना कंटेंट आपके पास होना चाहिए, किसको कितनी बार पढ़ना है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ये चीज अगर शिद्दत से समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। यस कीजिए। क्लास का टाइमिंग मेरा 9 से 10 बजे ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार मैं 2-3 मिनट लेट होता हूँ, उसका रीजन है कि मेरी लगातार क्लास होती है 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। अब मैं 9 मिनट लेट हो चुका हूँ अपनी आगे वाली 10 से 11 वाली क्लास में, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास थी, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा समय दिया। जो भी समय में लेट आऊंगा उतना ही समय मैं आपको बाद में दूंगा, तो यहाँ अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मैं चेहरे से बड़ा मासूम लगता हूँ, लेकिन जब चीजों को ठीक करने पे आता हूँ तो तसल्ली से ठीक कर देता हूँ। इसलिए जो बच्चे सीरियस हैं, जिनको हिंदी पे दम पे सिलेक्शन लेना है, वही बच्चे क्लास लाइव अटेंड करें, बाकी बच्चे रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। क्योंकि क्लास में अगर फालतू के कमेंट आएंगे, ठीक है, इधर उधर के कमेंट आएंगे, तो मैं सेकंड नहीं लगाऊंगा ब्लॉक करने में। 15 दिन के लिए आपकी आईडी ब्लॉक होगी। मेरा काम आपको पढ़ाने का, जितनी क्लासें आपकी होगी उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये भी मेरा प्रॉमिस आप लोगों से है। लेकिन जितना सीरियस में हूँ उतना ही सीरियस आपको भी आना पड़ेगा। और फाइनली हिंदी के दम पे सिलेक्शन पहले भी कराए और हिंदी के दम पे सिलेक्शन इस बार भी होंगे। हमारे पास इतना समय है कि हम आराम से प्यारे दोस्तों उसको पढ़ भी लेंगे और उसका रिवीजन भी कर लेंगे और प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कराऊंगा मिक्स क्वेश्चनों के साथ भी और प्रीवियस क्वेश्चनों के पास भी। आपको इस बैच के अंतर्गत में कुछ पीडीएफ नोटबुक, ठीक है, इसके साथ ई बुक आपको प्रोवाइड कराएंगे, कुछ क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन वो मिलेंगे धीरे धीरे। एक साथ में दे दूंगा फिर रट्टा मारोगे जैसे आपने किताब से यूट्यूब चैनल से रट क्वेश्चन नहीं बनते। तो इस क्लास के अंदर ये सारे टॉपिक में कराऊंगा, थ्योरी के रूप में कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इसके बाद में प्रैक्टिस भी कराऊंगा। लेकिन नोट्स की कैटेगरी में आपको कुछ पीडीएफ मिलेगी, वो 2 तरह की पीडीएफ होगी, जिसमें थ्योरी होगी और कुछ क्वेश्चंस वाली पीडीएफ होगी। आपको क्लास नोट्स जो भी मैं यहाँ लिखता हूँ टॉपिक की जो थ्योरी होती है, थ्योरी के रूप में क्लास नोट्स मिलेंगे, आपको ई बुक मिलेंगे, आपको पूरी प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। तो कुल मिलाकर आपको 2 तरह की बुक मिलेगी, एक थ्योरी वाली बुक, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाली बुक। एक आपको क्लास नोट्स मिलेंगे जो हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं, दूसरी 100 से ज्यादा आपको पीडीएफ मिलेगी।